नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस मुद्दे से हम सब बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं, रोज़ संवेदनशील होते हैं, अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन सब कुछ हवा में होता है। आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, एंटी करप्शन डे जिसे कहा जाता है। और ऐसे दिन हमको ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वास्तव में एंटी करप्शन डे मनाया जाना चाहिए कि नहीं मनाया जाना चाहिए। हमारी सरकारें तमाम दावा करती हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बड़े दमदारी के साथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, मंच पर खड़े होकर रोज सस्पेंड कर रहे हैं अधिकारियों को। लेकिन हकीकत क्या है, वो आंकड़े गवाही देते हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस सत्ता में, तब बीजेपी आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर आखिर हकीकत क्या है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी पर आज की हमारी एक खास पेशकश है। इसको देखिए और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तव में करप्शन है क्या। भ्रष्टाचार पर मामा की रार, करप्शन पर कितना प्रहार, भ्रष्टों पर कौन मेहरबान। 200 भ्रष्ट रंगे हाथों पकड़े, लेकिन सलाखों के पीछे एक भी नहीं पहुंचा। देश में भ्रष्टाचार के मामले में 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश। दूसरे प्रदेशों में भ्रष्टाचारी पर कड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश में एक भी नहीं गया जेल। भ्रष्टाचार के 554 मामलों में पड़ताल जारी। इधर मामा के इरादों में भ्रष्टाचार पर लगाम है तो आंकड़ों में करप्शन बेलगाम है। सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचारी रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी दफ्तर अटेंड कर रहे हैं। इधर मामा मंच से अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री है और सीएमओ यहाँ नहीं है तो नौकरी काहे को करें, उनको भी मैं सस्पेंड कर देता हूँ पिछवा के सीएमओ। सूबे में भ्रष्टाचारियों पर मेहरबानी की कहानी पुरानी है। एनसीआरबी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के आंकड़ों में बड़ी हैरानी है। 2020 की तुलना में 2021 में भ्रष्टों के पकड़े जाने के मामले में 65% की बढ़ोतरी हुई। 200 सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन एक भी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। इधर ईओडब्ल्यू को 280 अफसरों पर एक्शन लेने के लिए वर्षों से शासन की मंजूरी का इंतजार है। सवाल उठता है कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति और भ्रष्टाचारियों पर ये कैसा मामा का प्रहार है। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू के साथ लोकायुक्त भी एक्शन की मोड में है। देखें आंकड़े क्या कहते हैं। ईओडब्ल्यू में केस वर्ष 2022 में 101 मामले, वर्ष 2021 में 91 मामले, वर्ष 2020 में 60 मामले। लोकायुक्त में केस 2022 में कुल प्रकरण 252, इनमें से 236 रंगे हाथों पकड़े गए थे। 2021 में कुल प्रकरण 250, इनमें से 200 रंगे हाथों पकड़े गए थे। 2020 में कुल केस 151, इनमें से 18 रंगे हाथों पकड़े गए। मध्य प्रदेश में भले ही कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा जाता, क्योंकि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू गिरफ्तारी न करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला देते हैं कि 7 साल से कम सजा वाले प्राविधान में आरोपित को नोटिस देकर छोड़ा जा सकता है। सीबीआई ने ग्वालियर में मिलिट्री इंजीनियर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। उसे भोपाल की विशेष कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया गया, जबकि ग्वालियर में नगर निगम का तत्कालीन सिटी प्लान 5 लाख रुपए की घूस लेते हुए ईओडब्ल्यू ने पकड़ा था, उसे छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के दूसरे राज्यों में भ्रष्ट अधिकारी जेल की हवा खाते हैं, लेकिन एमपी में रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी बच जाते हैं। नतीजतन मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। जाने माने जन कवि अदम गोंडवी साहब कहा करते थे, बहुत मशहूर कविता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। उन्होंने बहुत पहले कहा था और हकीकत आज भी हमारे राज्य में, हमारे देश में दिखाई पड़ती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी हैं आशीष तिवारी जी, आशीष जी, और उनके साथ अभिनव बरोलिया जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिनव जी पूरी दमदारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ बात रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है उनकी। डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, वो एक्टिविस्ट जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खुद परेशान होते हैं रोज। आज उनको इसलिए हम लोगों को बुलाया कि उनसे अपनी परेशानी के साथ साथ वो हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें कि आखिर इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले मैं
धर्मेंद्र जी, आप ही के पास आता हूं कि बड़ा विषय बन गया है। कांग्रेस रहती है तो बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी रहती तो कांग्रेस पर आरोप लगाती है, सरकारें आती जाती रहती हैं। हकीकत जो है आप अच्छे से जानते हैं। क्या इससे निपटने का, इसके ठीक करने का कोई उपाय आप लोगों को दिखाई पड़ता है, डॉक्टर धर्मेंद्र जैन? देखिए, धन्यवाद स्वराज चैनल के सभी दर्शकों को। मैं भ्रष्टाचार मैंने पीएचडी भी की है, डॉक्टरेट की उपाधि भी ली है जी। और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो राजनीतिक स्तर पे होता है जी, वो ढकोसले होते हैं, कहने को कुछ होता है, करते कुछ है। पॉलिटिकल करप्शन या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात करें या न्यायिक भ्रष्टाचार की बात करें तो इन्हें लिमिट क्रॉस कर ली है जी। और इसके निदान के लिए तरह तरह की बातें की गई। ऐसा नहीं कि शासन ने प्रयास नहीं किए, चाहे भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश प्रशासन हो, कई एक्ट आए हैं, ऐसे अधिनियम आए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना। पहले इंडियन पैनल कोड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपराध के बारे में परिभाषित किया गया था। उसके बाद 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी आया है। तमाम संस्थाएं बनाई गई, सीबीआई बनाई गई, सतर्कता आयोग बनाए गए, विशेष पुलिस स्थापना की गई और तमाम तरह की संस्थाएं स्थापित की गई, पर उनके लिए स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ा गया। इसलिए जो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो आउटपुट मिलना चाहिए था, वो आउटपुट नहीं मिला जी। साथ में यदि हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बात करें तो अच्छा अधिनियम है, लेकिन उसी अधिनियम में कुछ लूपहोल छोड़ दिए गए, जैसे कि किसी पे कार्रवाई या प्रकरण चलाने के लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति लेना पड़ती है। इसमें बहुत से लोग बच के निकल जाते हैं जी। इसके अलावा मैं अगर प्रमुख रूप से बात करें तो जो चरित्र निर्माण की प्राथमिक पाठशालाएं थी वो पतित हो गई हैं, उनका पतन हो चुका है जी। आप देखिए, स्कूल में जाते हैं, अधिकांश आपके न्यूज चैनल पे देखते हैं, अखबारों में आती है न्यूज कि एक टीचर शराब पी के वहां पे पढ़ाने जाता है या टीचर ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हम किस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं जी। उनका चरित्र क्या होगा? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, मेरा सवाल जो एक बड़ा मुफीद की, क्या कोई उम्मीद की किरण अभी बची हुई है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहते हैं, देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करना तो नामुमकिन है, क्योंकि यदि हम भ्रष्टाचार की खोज करते हैं तो संसद की दीवारों या प्रशासनिक आपसों की तमाम सवाल खड़े होंगे। मैं आशीष तिवारी जी के पास आ रहा हूं। आशीष तिवारी जी, लंबा समय हो गया, 2003 से आप सत्ता में, बीच में 15 महीने के लिए अभिनव जी के पास चली गई थी, लेकिन तब से तो आप ही हैं। आंकड़े देखिए जरा, क्या गवाही दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रोज सस्पेंड कर रहे हैं 10 लोगों 5 लोगों को, पर आंकड़े देखिए क्या हालत हो गई है। कुछ लग रहा है आप लोगों को कि इस दिशा में भी काम करना चाहिए? निश्चित तौर में आज आपके चैनल ने एक बहुत ही अच्छा विषय उठाया है और यह विषय वास्तव में राजनीतिक से अलग है और सामाजिकता पे भी है जी। क्योंकि इसको यह एक ऐसी समस्या है कि इसको नियंत्रित करना केवल सरकार पर नहीं बल्कि दोनों पक्षों पर है, क्योंकि जो देता है और जो लेता है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो ये वास्तव में ये जो मुद्दा है बहुत सामाजिक मुद्दा है और बहुत अच्छे तरीके से आपने उठाया है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं आपके आंकड़े सुन रहा था, आंकड़ों के सुनने के बाद मैं आपसे एक आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार अधिकारियों पर नकेल कसने का प्रयास किया और उन्हें दंडित करने का भी प्रयास किया। और इसके साथ साथ उनकी अगर हम घटनाओं के बारे में देखें तो बैतूल में उन्होंने सीएमएचओ को सस्पेंड किया, डिंडोरी में भी उन्होंने एक इंजीनियर को किया और एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की। वहीं बड़वानी में भी यही इसी प्रकार से एक मामला आया था पीएम आवास को लेकर, तो उसमें भी सीईओ को सस्पेंड किया। और डिंडोरी में भी 24 सितंबर को भी उन्होंने एक डीएसओ को हेरवार थे उनको भी सस्पेंड किया। और वो बात तो आशीष जी वो बात तो हम लोग भी कह रहे हैं ना सर, वो बात तो हमारे पैकेज में भी है, वो बात तो अभिनव बरोलिया जी भी मान रहे हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। सर मुद्दा ये है कि ये सस्पेंड जो आप कर रहे हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट देख लीजिए ना सर, यूडब्ल्यू के आंकड़े देख लीजिए, उसको कब करोगे?
सवाल ये उठ रहा है। देखिए, लोकायुक्त की जो कार्रवाई है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत है जी। और जब वो प्रक्रिया की कार्रवाई न्यायालय में चली जाती है तो न्यायालय में निश्चित तौर पे कई बार बहुत से केसों में बहुत टाइम लग जाता है, जिस कारण से विलंब के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। पर मुझे ऐसा ध्यान में है कि जब हम लोकायुक्त के केसों को देखते हैं तो बहुत कम लोग ही उसमें बरी हो पाते हैं और 100% लोगों को सजा होती है माननीय न्यायालय से, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये जो मामला है लोकायुक्त का ये स्वतः प्रमाणित होता है। सर, इसी कारण से उसमें सर आपकी सरकार का इकबाल कब बुलंद होगा, कब दहशत आएगी लोगों के मन? आप जो कह रहे थे कि लेने वाला भी दोषी, देने वाला दोषी, हम तो सब मान गए, हम जैसे देखने वाले भी दोषी, पर सवाल यह है कि आपकी सरकार का इकबाल कब बुलंद होगा, वो दहशत कब आएगी सरकार की कि लोग लेने वाला भी डरे, देने वाला भी डरे? देखिए, लगातार 17 साल हो गए आपको सरकार में। कड़ी कार्रवाइयां करके लोगों के अंदर दहशत तो की है कि इस प्रकार का माहौल होना चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने आपको पहले जो कहा कि ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आशीष जी, मैं आशीष जी दोबारा लौटूंगा। चिंतन मनन करना पड़ेगा आपको। आप चूंकि उस कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी पे जवाब देने के लिए बैठाए गए हैं, उस कुर्सी पे बैठे हैं इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ई टेंडर घोटाले में, 100 करोड़ घोटाले में सबके सब कैसे बरी जाते हैं। अभिनव बरोलिया, बहुत सिंपल सी बात हो रही कि हम आशीष जी तमाम बातें कर रहे थे और चूंकि डॉक्टर धर्मेंद्र जैन ने इस विषय पे पूरी पीएचडी की है, हम आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगा आज त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें भी बताई और आपके बीच में ये बताना चाहूंगा, इतनी सारी बातें सब सुनी मैंने और पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है और लगातार घोटालों की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। सारी जनता जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सारे लोग जानते हैं कितने घोटाले हैं। अभी 1 साल के अंदर सड़क घोटाला 1 साल का आपने देखा होगा, उसके बाद कारम डैम घोटाला, पोषण आहार घोटाला। डीजी मकवाना जी, लोकायुक्त के जो डीजी हैं, वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और 6 महीने मतलब इतना बड़े बड़े घोटाले खोल रहे थे। सुन लीजिए प्लीज आशीष जी, सुन लीजिए। मैं बोला था कि आपके बीच में आशीष जी अभिनव जी को सुन लीजिए। हाँ जी अभिनव जी, आप कंटिन्यू। लोकायुक्त डीजी मकवाना जी को आप सब लोग जानते हैं और किस तरीके से वो सारी फाइलें खोल रहे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब आप सोचिए ये सरकार कितनी निष्क्रिय है। आपको मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, जानकारी दूंगा, हर विभाग के घोटाले मेरे पास हैं। यहां पे सब मशहूर घोटाले हैं ये पूरे। खाद्य विभाग में एमपी एग्रो घोटाला, मध्य प्रदेश नान घोटाला, फर्जी राशन कार्ड घोटाला, कृषि विभाग में फर्टिलाइजर परिवहन घोटाला, किसान कल्याण भ्रमण घोटाला, ऊर्जा विभाग में बिजली के बड़े बड़े घोटाले, बिजली खरीद घोटाला, शिक्षा विभाग में व्यापम घोटाला सब लोग जानते हैं, डीमेट घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, बहुत बड़ी लिस्ट है। महिला आहार में पोषण आहार घोटाला, आंगनबाड़ी मानदेय घोटाला, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कन्यादान योजना टेंडर घोटाला, कन्यादान नकली जेवर घोटाला, पर्यावरण विभाग में वृक्षारोपण घोटाला, पीडब्ल्यूडी में आवास घोटाला, कृषि विभाग में खाद कीटनाशक, मंडी बोर्ड में टैक्स चोरी घोटाला, पंचायत में बलराम तालाब घोटाला, राजस्व में लोक सेवा गारंटी योजना घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला, हरदा सहकारी बैंक खरीद घोटाला, उद्योग विभाग में लघु उद्योग निगम घोटाला, खनन विभाग में रेत घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, पशुपालन विभाग में भोपाल दुग्ध संघ घोटाला। रुकिए, सुनिए, जनता देख रही है। गृह विभाग में डायल 100 घोटाला, आदिवासी विभाग में शहरी आदिवासी प्रोत्साहन राशि घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, परिवहन विभाग में परिवहन घोटाला, ऑटो टेस्टिंग ट्रक घोटाला, जनसंपर्क विभाग में मुख्यमंत्री स्वच्छानंद अनुदान घोटाला, वन विभाग में तेंदुपत्ता लाभांश वितरण घोटाला, वन अधिनियम पट्टा वितरण घोटाला, नगरीय प्रशासन में समग्र आईडी घोटाला, आवास घोटाला, इंदौर सीवेज घोटाला, पेंशन घोटाला, आबकारी विभाग में जहरीली शराब घोटाला। लिस्ट है, लिस्ट। अभिनव बोलने नहीं दे रहे हो ना, जनता सब सुन रही है। अभिनव जी, 18 साल में आप लोगों ने आशीष भाई, मैं आपके पास लौटूंगा आपके पास। अभिनव बरोलिया जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार प्रेजेंट किया, लेकिन ये बोलने नहीं देते ना सर, आवाज दबाते हैं। अभी ये बोलने देते ना तो इनको भी समझ में आता है, क्योंकि ये अभी शायद नए इनको पता नहीं है। इनकी सरकार में 18 साल में घोटालों की सर मेरा दूसरा सवाल है सर, मेरा दूसरा सवाल है। ये सारे आप अपने पीछे भी देखिए जाके क्या हुआ। मैं बिल्कुल अरे आशीष भाई, आपको मौका मिलेगा बात करने के लिए, मुझे तो बोलने दीजिए। हो रही है मेरा सवाल, मेरा अभिनव बरोलिया, मेरा सवाल, आपने जितने घोटाले गिनाए, ये मैक्सिमम इसमें से 90% जो है वो 2018 के चुनाव के पहले के हैं। सहमत? 2003 से 2018 के बीच में जितने आपने नाम लिए,
15 महीने आप सरकार में, कितनों को फांसी पर लटका दिया आपने? देखिए, एक फैसला नहीं हो पाया। हम तो पूरी जानकारी ले रहे थे। त्रिपाठी जी, आपको जानते हैं 8 महीने की हमारी सरकार थी, किस तरीके से 15 महीने की जो बात हो रही है उसमें आपको भी पता है किस तरीके से हमने सरकार चलाई है, उसमें किस तरीके से इन लोगों ने दबाव बनाया, कई घोटाले ऊपर जिस तरीके से हम लेके आए थे वो जनता जानती है। और हम आज भी चैलेंज दे रहे हैं आपके चैनल में, ये जितनी आवाज दबा रहे हैं ना, हमारी सरकार बनते से ही ये सारे घोटाले पूरे सबके सब सामने आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जनता का पैसा खाया है, सड़क का पैसा खाया है, बच्चों के पोषण आहार का पैसा खाया है, इतने हजारों करोड़ों का घोटाला इन लोगों ने किया 15 है। महीने भाई आप बातें करते रह गए, 15 महीने आपने कुछ तो नहीं किया, 15 महीने में बातें करते रह गए, ई टेंडर घोटाला। त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास 15 महीने का समय मिला लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास इन 18 सालों में इनने क्या किया? इतने घोटाले करके रख दिए। हमें समय चाहिए था, हमें समय नहीं मिल पाया सर। डॉक्टर धर्मेंद्र की बात, डॉक्टर धर्मेंद्र जी वही मुद्दा फिर उठ रहा है आपसे, हम सब समझना चाहते हैं कि आखिर ये सब जो होता है इसमें दिक्कत कहां थी? वो कह रहे हैं कि न्यायालय में लटक जाता है और ये हो जाता है, जांच में लंबित होता है। आपने चूंकि इस पूरे मामले का स्टडी बहुत शानदार तरीके से किए, शोध किया है, आप बताइए कि आखिर ये कहां दिक्कत आती है और दिक्कत का मुकाबला, उसका हल कैसे हो सकता है? डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। देखिए, सबसे पहले तो राजनीतिक सोच को बदलनी होगी हमें। जी। आपने देखा होगा कि जैसे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ 2000 करोड़ से ऊपर का, बीएड, मतलब नक से सीख तक अगर हम प्राइवेट एजुकेशन की बात करें तो घोटाला होते हैं जी। लेकिन उनकी जांच के लिए जो एजेंसीज बनी हुई हैं उनमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप। जी। न्यायालय में अगर उनको जो बोर्ड बने हुए हैं कुछ उनके सुलझाने के लिए, तो वो फाइल जो वहां पे भी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। न्यायालय तक मामला अगर पहुंच भी जाता है जी, तो उसको प्रोसिक्यूशन के लिए वहां से अनुमति लेनी होती है, तो अनुमति में विलंब किया जाता है। तो सारी चीजें जब तक हम पॉलिटिकल रूप से इसको भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सोच नहीं बनाएंगे, मतलब टीवी पे डिबेट होगी, आपस में लड़ेंगे, लेकिन इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। जी सर, इसलिए आपको बुलाया ना कि आप तो चूंकि शोध किए तो हमको बताइए ना क्या हो सकता है। और जैसे मैंने एक सुझाव, जैसे मैंने आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो जैसे कलंक लिखा शब्द आ रहा है, भ्रष्टाचार भारत माँ की माथे पर एक कलंक है। और मैं बता दूं कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र को लेने में भी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में और इस देश में होता है जी। निश्चित रूप से मैंने एक शोध किया है और कुछ उपाय बताए हैं उसमें जी। प्रमुख रूप से मैंने कहा कि चरित्र निर्माण की प्राथमिक पाठशाला उनको मजबूत करिए आप जी। परिवार में पहले 2 रुपए घर में बच्चा लाता था तो पूछा जाता था आप कहां से लाए हो, अब नहीं पूछा जाता है। शादी में किसी के जाते तो नहीं, पटवारी 15,000 तनख्वाह, ऊपरी 50,000 रुपये आता होगा। मतलब आम जनता ने इसको स्वीकार कर लिया है। दूसरी, आम इंसान को सोच बदलनी होगी। वो सोचता है जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक मेरा काम नहीं होगा। अगर कोर्ट में पेशी बढ़वाने जाता है तो उसको लगता है कि बाबू को मैं 50 रुपए नहीं दूंगा तो मेरी पेशी नहीं बढ़ी, जबकि ऑटोमेटिक वो पेशी उसी दिन बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें रिश्वत देना बंद करनी होगी जी। साथ में मैंने कहा है कि बड़े नोट जो संचालित होते हैं, मैंने एक सुझाव दिया था कि बड़े नोट टोटल बंद कर दो। तो बंद तो किया था इन लोगों ने बीच में, बंद करके बड़ा चला दिया, 2000 का चला दिया जी। तो मेरा जो 2014 की जो पीएचडी हुई थी, नोटबंदी बाद में आई, उसके पहले मैंने सुझाव दे दिया था कि इसके लिए बड़े नोट को बंद करिए, इनने और बड़े चला दिए जी। इसके बाद एक सुझाव और दिया था, जो शासकीय योजनाएं हैं, हाँ। शासकीय योजनाओं को जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित कीजिए, तो हर बच्चों को घर घर योजनाएं पहुंचेगी, उसके प्रावधान पहुंचोगे घर घर। तो उसमें क्या होगा कि जब आपके लिए पता होगा कि इस प्रावधान क्या है, तो उसमें आपको ये रिश्वत नहीं देनी होगी, उसको सारी चीजें मालूम होगी। तो एक कोई मानने वाले नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ नहीं सर, वही करा कि आशीष जी थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए, बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं वो आप, चूंकि आप अगर पहुंचा देंगे तो कुछ तो भला होगा सरकार में जानने के बाद। जो डॉक्टर धर्मेंद्र, हाँ कंटिन्यू प्लीज। मैंने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था जी। मैंने कहा था कि आपको अरबों रुपए विज्ञापन के बच्चे के जो माध्यम से पुस्तकें निकालते हो ना योजनाओं की, वो वहां पे कमरे में पड़ी रहती हैं, लेकिन यदि पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दी जाए योजनाएं, जो मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चल रही हैं जनता के लिए, उनको आप चला दें, उनको पाठ्यक्रम। यहाँ तो सर पॉलिटिकल मुद्दा है, आशीष जी शामिल करवा देंगे तो अभिनव जी के पेट में दर्द होगा कि साहब आप लाडली लक्ष्मी चला रहे हो कोर्स में।
नहीं नहीं, अभिनव जी के पेट में दर्द नहीं होगा, ना आशीष जी के पेट में दर्द हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब एक जो प्रॉब्लम खड़ी होगी हम उसका क्या सोल्यूशन होगा आपके पास? प्रॉब्लम तो मैंने कहा कि राजनीति और भ्रष्टाचार चोली दामन का साथ है। जब तक जैसे मध्य प्रदेश की बात करें या भारत की बात करें, भारत में तो सबसे प्रथम जीप घोटाला हुआ था, कांग्रेस शासन काल में भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन तब कम होते थे। आज आप देख रहे हैं ना कि भाई आज आप सर ये एमपी में जो मैं समझना चाह रहा था हम लोग भी कि जो लोकायुक्त में तमाम केस पेंडिंग है, ईओडब्ल्यू में तमाम केस पेंडिंग, इस सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए? सिस्टम को मैंने बताया ना कि सिस्टम को एक अधिनियम बनाया जा सकता है और अधिनियम में एक प्रावधान रखा जा सकता है। सबसे पहले कि उसकी जो करप्शन में जो फंसता है, जो अपराधी है जो करप्शन में फंसता है, उसके लिए शासकीय स्वीकृति लेना, अभियोजन चलाने के लिए क्या जरूरी है आप बताइए। अपराधी के लिए यदि हमें स्वीकृति लेना पड़ी शासन से कि इस पे अपराध के लिए मुकदमा चलाना है, तो गलत मत ऐसे में तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना। बिल्कुल। मैं आशीष जी बड़ी बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कि आपने कुछ पॉइंट नोट भी किए होंगे, हम भी नोट कर रहे हैं इस चीज़ों को। वो जो बात कह रहे हैं कि आप कहीं आपकी तमाम बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री के साथ आप लोग बैठते हैं, इस मुद्दे पे कभी गंभीरता से चर्चा होती है बीजेपी में कि यार बात तो ठीक नहीं, हम पॉलिटिकल जवाब भले कुछ भी दे दे अपने बरौलिया जी को, लेकिन कभी पेट में कोई थोड़ा सा मन में दहशत होती है, चिंतन होता है आपकी बैठकों में कि ठीक होना चाहिए सब कुछ? निश्चित तौर पे आपने जो बात कही, मैं अभिनव जी उसको पॉलिटिकल ले गए, मैंने सीधे कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाया था, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये वास्तव में सामाजिक मुद्दा है और ये केवल एक पक्ष के लिए नहीं है। कांग्रेस के समय पे भी ये सब हुआ और मैं मान सकता हूं कि लोग करते होंगे और करते हैं, परंतु ये सामाजिक मुद्दा है क्योंकि इसको हमें समाज को सुधारना पड़ेगा। मैं अपने सहयोगी जो बोल रहे थे उनका बहुत स्वागत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक तो उन्होंने जो अपने स्कूल के सिलेबस के लिए बात रखी, ये भी बहुत अच्छी रखी, और दूसरी उन्होंने जो बात कही कि हमारा जो अपना जो चरित्र होता था उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी कि हमारे गुणों में आना चाहिए। तो वास्तव में ये जो मुद्दा है ये सामाजिक मुद्दा है कि हमें क्यों दें हम किसी को, तो इसके ऊपर हम सबको काम करना पड़ेगा। इसमें केवल भाजपा बस का रोल नहीं है, इसमें पत्रकारों का भी रोल है, इसमें सामाजिक संस्थाओं का भी रोल होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं हैं देश की जो सामाजिक के उत्साह और समाज में जब तक जागरूकता नहीं होगी। तो सर ये हम मतलब आज इस मंच पर ये मान के चलें कि अगली जो आपकी जो कोई बैठक होगी सत्ता समन्वय की जो होती है आपके यहाँ पे, इन मुद्दों को आप रखेंगे कि भाई ये तरीका ये भी है? निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, जब मैं डिबेट में रहता हूं और कोई अच्छी बात निकल के आती है तो मैं उसको नोट करता हूं और पार्टी के सामने रखने का पूरा प्रयास करता हूं। रखेंगे क्योंकि जो डिबेट है वो वास्तव में मंथन होता है बातों का, और मंथन के बीच में बहुत सी बातें निकल के आती हैं। आपको एक एग्जांपल राजनीति को भी एक दिशा मिलती है। आशीष जी आपको एग्जांपल तो तय करना पड़ेगा। आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार होता था, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक होता था, पर मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह की सरकार ने मंत्री को टर्मिनेट कर दिया था, एक उदाहरण दिया, लोगों में मैसेज किया। आप किसी अधिकारी को तो करिए कम से कम। अधिकारी को तो हटा ही दिया उन्होंने लोकायुक्त के, जो डीजी मकवाना आप बात कह रहे थे कांग्रेस स्वाभाविक, पर कांग्रेस जी फिर आप क्या है कि आप सीधे कांग्रेस और भाजपा पे ये मैं एक सजेशन और देना चाह रहा हूँ, वो एक मिनट एक सजेशन में उंगली उठा रहा था आशीष जी, आपको देना चाह रहा हूँ। आपको अभी तक मालूम है पूरे जिलों में सब जगह एक परामर्श केंद्र खोलना चाहिए था, सारे अधिकारी कर्मचारियों को वहां पे भ्रष्टाचार ना करें, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए थी। लोग इतने बुद्धिजीवी है, एनजीओ चलती है, वो वहां आके जो ईमानदारी की जो लोग साफ सुथरे होते हैं वो ईमानदारी की झोला टांग के चलते हैं, वो सिर्फ यही सिखाते हैं कि कम से कम भ्रष्टाचार ना करें, हम किसी का पैसा ना खाएं। ये सच की जो दुनिया चल रही है ना, गांधी जी के जो आदर्शों की, कम से कम उसकी पाठशाला खोल देते हैं 18 साल में, वो नहीं किया, इसलिए गुस्सा आता है, इसलिए लिस्ट निकाल के बतानी पड़ती है। चलिए ट्रांसपेरेंसी की बात, आशीष जी ट्रांसपेरेंसी की बात बार बार हो रही है। क्या आपकी सरकार में इतना लंबा अनुभव हो गया, इतना सारा बहुमत आपके पास है, बहुत सारे पावर आपके पास है, थोड़ा सा शासन में जो सीएम रोज घोषणा कर दे उसके बेहतर होगा कि आप ट्रांसपेरेंसी शासन में लाने की कोशिश करें। अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, थोड़ी सी पारदर्शिता। निश्चित तौर पे सीएम साहब ने, आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जो उनकी कार्रवाइयां हैं वो बहुत ही कड़ी कार्रवाइयां हैं, और वो सीधे निर्णय ले रहे हैं, सीधे निर्णय लेके कार्रवाइयां कर रहे हैं, तुरंत कार्रवाइयां कर रहे हैं, ताकि लोगों के सामने भी आना चाहिए कि ये इस प्रकार से इनके द्वारा काम किया गया है, ताकि उस व्यक्ति, जब वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से निंदा का पात्र बनता है तो अन्य व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं पिछले कई महीनों से मैं इस बात पे आशीष भाई एक मिनट, मुझे जो अपने अनुभव से एक चीज याद है, मैं आप तीनों को शेयर करना चाहता हूं कि जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने थे
तो चूंकि अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी में बिल्कुल नहीं पटा करती थी, अभिनव जी गवाह हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि वो बुद्धिमान थे श्रीनिवास जी, अर्जुन सिंह जी उनके पास गए और कहा गुरु जी बताइए कुछ उपाय बेहतर करने का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी सलाह दी, बोले देखिए एक कौवे को मार के कंगूरे पर टांग दीजिए तो बाकी कौवे फिर काँव काँव करना भूल जाते हैं, उसी को घेरे रहते हैं। और वो चुरहट से लौटे, रीवा से लौटे और अगले दिन उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार चीफ सेक्रेटरी सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद आज दमदार प्रशासन, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम आरोप, उसके बावजूद भी आज भी दमदार प्रशासन के लिए अर्जुन सिंह जी को याद किया जाता है। वही जो आपके मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, कभी सीएमएचओ को, कभी पटवारी को, किसी तहसीलदार को, सर करिए ना किसी मिनिस्टर को, करिए ना किसी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उसमें क्या दिक्कत है? आशीष जी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े अपना भाई जवाब दे रहे हो। हाँ जी देखिए मैं बोल रहा हूँ जी। देखिए ये जो मुद्दा है, ये वास्तव में आपने जो उठाया बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और इसके लिए मैं निश्चित तौर पर धन्यवाद दे रहा हूँ। अगली बात मैं ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभी पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से दोषियों को पकड़ के दंडित करने का काम किया है, इवेंट किया है उन्होंने, इवेंट आशीष समय की कमी हो रही है। मैं आखिरी कमेंट के लिए जब अगर इस प्रकार से कार्रवाइयां होंगी तो आने वाले समय में लोगों को दोनों कांग्रेस बीजेपी के दोनों मेहमानों को मैं सॉरी सर समय बिल्कुल नहीं मेरे पास में। आखिरी कमेंट 20 सेकंड का कमेंट के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र जैन के पास, डॉक्टर धर्मेंद्र जैन में सर आशीष जी मेरे पास समय नहीं है, सॉरी प्लीज यार, मैं धर्मेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। धर्मेंद्र भाई बस आखिरी 20 सेकंड का कमेंट आपका कि क्या आपको लग रहा है कि आपने जो सुझाव दिए हैं या उम्मीद लग रही है कि कुछ ठीक होगा मध्य प्रदेश में? प्लीज 20 सेकंड में। देखिए हमें ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि जो करप्शन का जाल बिछा हुआ है बड़ा गहरा है और बड़ा घना है जी। और जो पॉलिटिक्स में जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसकी वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर पॉलिटिक्स में जो पैसे की, बिल्कुल मुद्दे की बात उन्होंने कही, पॉलिटिक्स में जो पैसे की जरूरत पड़ती है वो करप्शन को सबसे अधिक बढ़ावा देती है। बहुत घना कोहरा है, लेकिन इस कोहरे की उम्मीदों के हम सहारे चलते रहेंगे। कोहरा आज नहीं कल छटेगा मध्य प्रदेश में। हम लोग सब उत्तरदायी हैं, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम मध्य प्रदेश को ठीक करें। मैं, आप, धर्मेंद्र, आशीष जी, नरलिया जी सब मिलकर इसको ठीक करेंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम विदा लेते हैं ये प्रोग्राम यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, अभिनव जी आपका, डॉक्टर धर्मेंद्र जैन आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। बस ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।